प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूँ। उसमें मेरा विषय है अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, जिसमें मेरा टॉपिक है छात्र अध्यापक शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। छात्र अध्यापक शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, ये शिक्षण में किस प्रकार उपयोगी है, इनको छात्र अध्यापकों को क्यों सिखाया जाता है, क्यों बताया जाता है और इनका क्या उपयोग एवं महत्व है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको सामान्य उद्देश्य की चर्चा की थी, उनको गहनता से एक एक बताने का प्रयास किया था। इससे पहले वाली वीडियो में शिक्षण अभ्यास के कार्यक्रम के बारे में मैंने आपको बताया। आज मैं विशिष्ट उद्देश्यों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं, क्योंकि सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य छात्रों के बताने अति आवश्यक हो जाते हैं प्रशिक्षण के दौरान। तभी छात्र अध्यापक पूर्ण अध्यापक बन सकता है। ऐसे गुण उनमें विकसित करने चाहिए ताकि वो अध्यापक जब भी बने शिक्षण में उनको किसी प्रकार की कठिनाइयां नहीं आए, उन कौशलों को वो ठीक प्रकार से सीख सके, उन उद्देश्यों को सीखते हुए पाठ का विकास ठीक प्रकार से कर सके। महाविद्यालय की ओर से, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ओर से आपको ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था की गई है। उन क्लासेज में विषय विशेषज्ञों द्वारा आपको विभिन्न विषयों की वीडियो आपको भेजी जा रही है। उन वीडियो को आप देखें और सुनें। इसी के फलस्वरूप मैं भी आपको विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा एमएड में जो आपका सिलेबस है, जिसमें प्रश्न पत्र है, टीचर एजुकेशन का जो सिलेबस बना हुआ है, उसके अनुसार मैं प्रत्येक दिन आपको वीडियो बना करके भेज रहा हूं, ताकि आप घर बैठे पढ़ाई कर सके, अध्यापन कार्य कर सके और आप महाविद्यालय से इन सुविधाओं का लाभ लेते हुए, वीडियो को देखते हुए आप अच्छे अंक लेकर के अपनी डिग्री हासिल कर सके और विश्वविद्यालय में अच्छी मेरिट प्राप्त करते हुए विश्वविद्यालय अपना स्थान बना सके। ऐसी आशा हम आपसे रखते हैं। आप रोजाना इन वीडियो को देखें ताकि आपका पूर्ण सिलेबस करवाया जा सके। पहले भी हमने छात्रों को पूर्ण सिलेबस करवाया है। अब हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से दोबारा आपको इन वीडियो के माध्यम से पूर्ण सिलेबस करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप एक एक इकाइयों में जो भी विषय वस्तु है उनके आधार पर हम वीडियो बनाकर आपको भेज रहे हैं। आप इनको रोजाना सुने और देखें। आज मैं विशिष्ट उद्देश्यों की चर्चा करूं तो जिसके अंतर्गत मेरा पहला आता है शिक्षण कला का विकास। शिक्षण कला का विकास हमें छात्र अध्यापकों में करना चाहिए। शिक्षण भी एक कला है, पढ़ाने की कला भी बहुत अच्छी अध्यापक का गुण प्रेषित करती है। ये कला अध्यापक में आनी चाहिए। जो अध्यापक इन कलाओं से परिपूर्ण होगा वो अच्छा शिक्षण, प्रभावी शिक्षण करा पाएगा। अच्छे शिक्षण के लिए कई हमारे ऐसे जो हमारे गुरु रहे हैं वो जन्मजात उनमें ये कला पाई जाती है, लेकिन हम आज जो शिक्षण करवाते हैं
या प्रशिक्षण देते हैं तो प्रशिक्षण माध्यमों से हम कला का निर्माण करते हैं। उन ट्रेनिंगों में वो कला बताते हैं और प्रशिक्षणों में वो कला बताते हैं ताकि उनका प्रभावी शिक्षण वो आगे जाकर करा सके। ऐसे छात्र अध्यापकों को ये कला सिखाई जाती है। महाविद्यालय के द्वारा उन व्यवस्थाओं को, उन संसाधनों से वो कला बताई जाती है ताकि उनका प्रभावी शिक्षण हो सके। ऐसे प्रभावी शिक्षण से छात्रों को वो संतुष्ट कर सके और अच्छा ज्ञान दे सके, अच्छा अध्यापन कार्य वो करा सके। ऐसी कला अध्यापक में आनी चाहिए। उन कलाओं को विभिन्न संसाधनों के माध्यम से या पाठ की तैयारी के माध्यम से या सहायक सामग्री के माध्यम से, उतार चढ़ावों के माध्यम से, कौशलों के माध्यम से, सामान्य उद्देश्यों के माध्यम से, विशिष्ट उद्देश्यों के माध्यम से, कई प्रकार की इन कलाओं को गहन करते हुए, ऐसे ज्ञान को गहन करते हुए हम प्रभावी शिक्षण कराएं। ऐसी कला का हमें निर्माण करना चाहिए, विकास करना चाहिए। ये छात्र अध्यापकों में ये कला आनी चाहिए, हमें ये सिखानी चाहिए। इसलिए हम विशिष्ट उद्देश्यों का ज्ञान छात्र अध्यापकों को देते हैं, क्योंकि समाज का पूरा जो ध्यान है या विश्वास है वो अध्यापक पर होता है। और विद्यार्थियों को इसलिए अध्यापक पर विश्वास पर हम भेजते हैं कि अध्यापक उन विद्यार्थियों को ठीक प्रकार से ज्ञान दे सके, बालक का संपूर्ण विकास कर सके। ऐसी कला अध्यापक में आनी चाहिए। इसलिए हमें इन विशिष्ट उद्देश्यों का ज्ञान भी इनके अंतर्गत दिया जाता है। दूसरा है कक्षा में उचित वातावरण का निर्माण। कक्षा में उचित वातावरण का निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं? जो भी हमारा कक्षा कक्ष है उसमें उचित वातावरण का निर्माण हम किस प्रकार से करें? उचित वातावरण तभी होगा जब हम अच्छा शिक्षण करवाएंगे, प्रभावी शिक्षण करवाएंगे। पाठ की तैयारी हमारी अच्छी होगी, पाठ का ज्ञान हमें होगा। अध्यापक कक्षा में जाने से पहले पाठ की तैयारी करके वो जाएगा, तभी कक्षा का उचित वातावरण होगा। क्योंकि जब अध्यापक अच्छा पढ़ाएगा तो छात्र भी अनुशासन में उन चीज़ों को सीखेंगे। अगर अध्यापक की पाठ की तैयारी नहीं होगी तो वो ठीक प्रकार से अनुशासन नहीं बनाएंगे। इसलिए जब भी हम अध्यापन का कार्य करें, पाठ का कार्य करें, पाठ का विकास करें, तो हमें उचित तरीके का वातावरण हमें अपनाना चाहिए, इनका निर्माण हमें करना चाहिए। कक्षा कक्ष की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, अनुशासन में बच्चों को बैठाना चाहिए, बैठक व्यवस्था उनकी ठीक होनी चाहिए। छात्रों को प्रश्न का पूछने का अवसर देना चाहिए, छात्रों में संप्रेषण कौशलों का विकास करना चाहिए, छात्रों में वातावरण, उचित वातावरण का ध्यान देना चाहिए। छात्रों की विषय वस्तु जो छात्रों के मुताबिक रुचि के अनुसार है या नहीं, पाठ का निर्माण इस प्रकार से करना चाहिए। तो कक्षा कक्ष में उचित वातावरण का निर्माण तभी हो पाएगा जो छात्रों के मुताबिक हम पाठ की तैयारी या पाठ का विकास करेंगे। छात्र की रुचि नहीं हो, आप पाठ पढ़ा रहे हैं तो कक्षा कक्ष का उचित वातावरण नहीं बन सकता। इसलिए हमें उचित वातावरण बनाने के लिए छात्रों का साइकोलॉजिकल अध्ययन करना होगा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना होगा। हमें छांटना होगा कि कई प्रकार के विद्यार्थी कक्षा कक्ष में रहते हैं। उन कक्षा कक्ष में उन विद्यार्थियों के अनुसार हमें विभिन्न प्रकार की विधि, तय विधि, युक्तियों का एवं सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए हमें कक्षा में उचित वातावरण का निर्माण हम इनके द्वारा कर सकते हैं और छात्र ठीक प्रकार से ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए छात्र अध्यापक में इस विशिष्ट उद्देश्यों का होना अति आवश्यक हो जाता है। ऐसा ज्ञान भी उनको दिया जाए, ऐसा वातावरण का निर्माण भी उनको किया जाए। तीसरा है सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान। सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान का भी हमें विशिष्ट उद्देश्य छात्र अध्यापकों को देना चाहिए, क्योंकि सैद्धांतिक ज्ञान तो हम देते ही हैं, सिखाते ही हैं विद्यार्थियों को, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान भी उनको सिखाए। क्योंकि अध्यापक एक समाज का अंग होता है, विद्यालय एक समाज का अंग होता है।
अध्यापक समाज से जुड़ा हुआ होता है, विद्यालय भी समाज से जुड़ा हुआ होता है। जो भी विद्यार्थी समाज से आते हैं वो समाज के ही वातावरण को ग्रहण करते हैं, विद्यालय के वातावरण को ग्रहण करते हैं। इसलिए सिद्धांतों का व्यवहारिक ज्ञान भी उनको होना चाहिए। किताबी ज्ञान तो अध्यापकों को देता ही है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान भी उनको प्रदान करें। जब तक व्यवहारिक ज्ञान उनको नहीं देंगे, जब वो समाज में समायोजन नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें अध्यापक, छात्र अध्यापकों में किताबी ज्ञान, विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण, उन प्रशिक्षणों के माध्यम से जो भी उनने सामान्य उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य सीखे हैं, उन विशिष्ट उद्देश्यों का प्रयोग वो शिक्षण अभ्यास के दौरान और विद्यालय में विद्यार्थियों के ऊपर प्रयोग कर रहा है, वही व्यवहारिक है। क्या उन्होंने उस शिक्षण के दौरान जो बताया उसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कितना आया, व्यवहार में परिवर्तन कितना आया, वही हमारा व्यवहारिक ज्ञान है। कितना उनने ज्ञान बोध ग्रहण किया है, उन ज्ञान बोध के द्वारा व्यवहार में कितना अंतर समाज में देखने को मिल रहा है, विद्यालय में देखने को मिल रहा है, व्यक्तिगत रूप से देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ों का प्रयोग हम उसके अंतर्गत कर सकते हैं। इसलिए हमें सिद्धांत और व्यवहारिक ज्ञान भी विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत हमें देना चाहिए। ऐसे जो कला की बातें हैं, ऐसी जो ज्ञान की बातें भी हमें उनको बतानी चाहिए। अगला है विषय वस्तु को व्यवस्थित करना। विषय वस्तु को व्यवस्थित करने के लिए भी हमें कई प्रकार की जो विषय वस्तु, हमारे जो पाठ है या सिलेबस है या पाठ्यक्रम है, उसमें से विषय वस्तु को हमें व्यवस्थित करने के लिए मुख्य बिंदुओं को, मुख्य बातों को हमें पाठ की तैयार के अनुसार लेना चाहिए, ताकि निचोड़ रूप में हम उस विषय वस्तु का अच्छी तैयारी करके पाठ का निर्माण कर सकें। उस विषय वस्तु को व्यवस्थित करें। जैसे हम प्रदूषण पढ़ाना चाह रहे हैं, तो प्रदूषण क्या है, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, प्रदूषण कैसे फैलता है, प्रदूषण से क्या हानियां हैं, इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से हम बताएंगे, तभी हम विषय वस्तु को व्यवस्थित कर सकते हैं। ये नहीं कि पहले हमने और किसी चीज़ को बता दिया, फिर पहले स्टार्टिंग वाली चीज़ को बता रहे बाद में, तो ये नहीं, विषय वस्तु को व्यवस्थित करें। जैसे प्रश्नों को व्यवस्थित करते हैं, ऐसे ही पाठ की विषय वस्तु को भी व्यवस्थित करने का तरीका अध्यापक में आना चाहिए, ताकि हम सरल से कठिनाई की ओर बढ़ सके। धीरे धीरे उस पाठ का विकास धीरे धीरे हम कर सके, हम उसका अर्थ, भूमिका को समझाए, उसकी विशेषताओं को समझाए, उसकी महत्व को समझाए, उसके उपयोग को समझाए, तब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ये विषय वस्तु को व्यवस्थित करने का तरीका होता है। ये अध्यापक में, छात्र अध्यापकों में विशिष्ट उद्देश्यों के माध्यम से समझाया जाता है कि छात्र अध्यापकों में ये गुण होने चाहिए कि वह विषय वस्तु को समझे और समझ करके उसको व्यवस्थित करे और छात्रों को फिर कक्षा में उसको पढ़ाए। ऐसे ज्ञान हम कक्षा में व्यवस्थित रूप से दे सकते हैं। ये भी हमें विषय वस्तु का ज्ञान भी इसके अंतर्गत देना चाहिए, ये उद्देश्य हमें बताना चाहिए। कौशलों का विकास, कौशलों के विकास का ज्ञान भी अध्यापक में होना चाहिए। विभिन्न कौशलों का ज्ञान भी अध्यापक को सिखाया जाता है। विशिष्ट उद्देश्य के माध्यम से कौशल सिखाए जाते हैं ताकि वो अच्छा अध्यापक बन सके। छात्र अध्यापकों को ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से कौशलों का ज्ञान दिया जाता है, ताकि उन कौशलों को सीख करके शिक्षण की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, अध्यापन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जो पाठ का वो विकास करना चाहेगा उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ऐसी समस्याएं शिक्षा की दृष्टि से कई प्रकार की आती रहती है, हम उन कौशलों को सीखें। कई प्रकार के हमारे कौशल होते हैं, उन कौशलों को हम प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाते हैं। जैसे श्यामपट्ट कौशल, प्रस्तावना कौशल, प्रदर्शन कौशल, उद्दीपन कौशल, पुनर्वलन कौशल, कई प्रकार के ऐसे कौशल है, उदाहरण कौशल, ये ऐसे कई प्रकार के कौशल है। उनको हम अध्यापकों पर ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम कौशलों का विकास करते हैं, कौशलों को सिखाते हैं ताकि वो इन कौशलों को सीखे। जैसे प्रस्तावना कौशल का हमने अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रस्तावना प्रश्न को हम किस प्रकार से बना सकते हैं,
कैसे हम प्रश्न पूछें, कितने प्रश्न हमें बनाने चाहिए, कितने प्रश्नों में हमारे निरुत्तर छात्र हो सकते हैं, फिर हम अपने शिक्षण जो बिंदु है उसको लिखें, प्रकरण को लिखें, अपने प्रकरण टॉपिक को हमें लिखना चाहिए। विकासात्मक प्रश्न अगर हम पूछ रहे हैं तो शिक्षण बिंदु को हम लिखें। तो कई प्रकार की ये जो भी चीजें हैं उनके द्वारा हम प्रस्तावना प्रश्न जब निकाल रहे हैं तो पूर्व ज्ञान से हमें नवीन ज्ञान की ओर जाना है, जोड़ना है। पहले पूर्व ज्ञान से जोड़े उसको, नवीन ज्ञान, फिर प्रश्न हम पूछें। सरल से कठिन की ओर जाना है, पहले सरल प्रश्न करें फिर कठिनाई की ओर बढ़े। तो ये सारा जो है हमारा जो कौशल है उनको सीखने का हमारा प्रयास, सिखाने का प्रयास ये रहता है कि छात्र अध्यापकों में कौशलों का ज्ञान हम दें ताकि वो उस पाठ का विकास ठीक प्रकार से कर सके। ऐसे प्रश्न कौशल की बात करें तो प्रश्न कौशल, हम प्रश्नों का निर्माण, सरल प्रश्नों का निर्माण करें, फिर कठिन प्रश्नों का निर्माण करें, और जो भी कक्षा में प्रश्नों का वितरण कर रहे हैं सभी छात्रों को प्रश्नों का अवसर मिल जाए। अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो सभी छात्रों को पीछे बैठे वाले छात्रों से भी प्रश्न पूछना चाहिए, आगे बैठे वाले छात्रों से भी प्रश्न पूछना चाहिए, और मध्य में बैठे वाले छात्रों से भी प्रश्न पूछना चाहिए। इन सारे प्रश्नों का वितरण हम ठीक प्रकार से करने के लिए हम प्रश्न कौशल का प्रयोग करते हैं। इनको सिखाते हैं कि किस प्रकार हम प्रश्नों का वितरण करें और किस प्रकार उत्तर की प्राप्ति हम करें। तो इन कौशलों के ज्ञान देने के लिए हमें कई प्रकार के हम छात्र अध्यापकों को ट्रेनिंग में इन कौशलों को बताते हैं, क्योंकि कौशल कई है, अगर हम चर्चा करें तो बहुत समय हमारा लग जाएगा। इसलिए मैंने दो एक उदाहरण आपको दिए हैं। तो हम कौशलों के निर्माण करते हुए हमें जो भी हमारा जो विकास है वो छात्र अध्यापकों में अच्छा करना चाहिए ताकि वो पढ़ाई ठीक प्रकार से करवा सके, अध्यापन कार्य ठीक प्रकार से करवा सके। ऐसा विकास भी विशिष्ट उद्देश्यों में उनको देना है। शिक्षण विधियों का चयन, और हम शिक्षण विधियों का चयन करें तो हमें उचित शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए। जिस प्रकार का पाठ है उस प्रकार की शिक्षण विधियों का चयन हमें करना चाहिए। अगर हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे कहानी विधि का चयन हम करें, अगर हम खेल खेल के माध्यम पढ़ा रहे तो खेल विधि का हम चयन करें, अगर सामाजिक दृष्टि से अगर हम प्रोजेक्ट बना रहे या कोई तो प्रायोजना विधि का हम करें, या कोई हमें सामाजिक अगर कोई समूह में कोई हमें ऐसा प्रकरण दे दिया जिस पर हम चर्चा करें तो समस्या समाधान विधि का हम प्रयोग करें। ऐसे कई प्रकार की विधियां, अगर हम किसी चीज को सहायक सामग्री को हम प्रदर्शन करना चाहे तो प्रदर्शन विधि का हम प्रयोग करें। किस प्रकार से हमें ये टेक्निक आनी चाहिए, ऐसे अध्यापकों में वो सारी चीजें गुण प्रेषित हो ताकि छात्र अध्यापक इन विधियों का चयन कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके, सीख सके, और सीखने के पश्चात विद्यार्थियों को अच्छा शिक्षण करा सके। ऐसी व्यवस्था, ऐसे शिक्षण विधियों का चयन करते हुए छात्र अध्यापकों में विशिष्ट उद्देश्यों का ज्ञान दिया जाता है। उचित तकनीकी का शिक्षण में प्रयोग, उचित तकनीकी का शिक्षण में प्रयोग करने के लिए भी हमें तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। आज आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा भी हम तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं। घर बैठे, जो कि आप समय और परिस्थिति के अनुसार जान रहे हैं कि आज महामारी के दौर में कोई भी महाविद्यालय या स्कूल अभी खोले नहीं गए हैं, उसके अंतर्गत हम घर बैठे शिक्षण के द्वारा तकनीकी के माध्यम से, ताकि छात्रों को कोई नुकसान न हो पढ़ाई का, इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था आपको लेकर के आए हैं। इन तकनीकी में शिक्षण का प्रयोग हम आपको करवा रहे हैं, इनका उचित प्रयोग हमें आना चाहिए। शिक्षण में भी कई प्रकार की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, नवाचारों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से आज हम जुड़ चुके हैं। उन बच्चों को उस तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए ताकि छात्र उसको ठीक प्रकार से सीख सके और ज्ञान ग्रहण कर सके। ऐसे उचित तकनीकी के शिक्षण में प्रयोग हमें लेना चाहिए। विभिन्न प्रकार के संसाधनों के माध्यम से हम पढ़ाते हैं ताकि स्पष्ट रूप से एक बार में ही स्थायी रूप का ज्ञान उनको प्राप्त हो जाए। विज्ञान में अगर हम कोई स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से पढ़ाना चाहें तो तकनीक का प्रयोग हम कर सकते हैं। चार्ट के माध्यम से पढ़ा रहे तो बता करके, प्रदर्शित करके हम बता सकते हैं। तो ये कई प्रकार की ऐसी तकनीकी है, संसाधन है
नवाचार है, उनके द्वारा हम कई प्रकार का प्रयोग करके शिक्षण का विकास या शिक्षा का विकास कर सकते हैं, पाठ का विकास कर सकते हैं। ये छात्र अध्यापकों में विशिष्ट उद्देश्यों में बताया जाता है कि हम तकनीकी का उचित तकनीकी का प्रयोग करें। ओवरहेड प्रोजेक्टरों के माध्यम से, स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से कई प्रकार से हम और तकनीकी का प्रयोग कर सकते हैं। आज रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन या टेलीविज़न के माध्यम से या फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से भी हम कई प्रकार की शिक्षण ग्रहण करवा सकते हैं। तो ऐसी कई प्रकार की तकनीकी है, इनसे हम जुड़ सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। मूल्यांकन की योग्यता का विकास, मूल्यांकन की योग्यता का अगर हम विकास करें तो कई प्रकार की योग्यताएं हमारे सामने आती है, और उन योग्यताओं के विकास में मूल्यांकन की योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है। जो बात, जो पाठ, जो ज्ञान हमने बच्चों को प्रदान किया है, उनका मूल्यांकन की योग्यता का विकास होना अति आवश्यक। अगर हमने कोई ज्ञान ग्रहण किया है, उस ज्ञान की प्राप्ति हमें कितनी हुई है, ये पता कैसे चलेगा? इस पता करने के लिए हमें मूल्यांकन करना अति आवश्यक हो जाता है, उसकी परीक्षा लेना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए मूल्यांकन की योग्यता का विकास करना भी अति आवश्यक है। इनका भी विशिष्ट उद्देश्यों में बताएंगे। आप जानते हैं, जब आप सैद्धांतिक क्लासेस लेते हैं, उसके बाद आपकी परीक्षा संपन्न करवाई जाती है। वो क्या है? मूल्यांकन प्रक्रिया है, मूल्यांकन की योग्यता है। क्यों करवा रहे? आपने कितना ज्ञान उसमें ग्रहण किया और आप कितने अंक उसमें अर्जित कर रहे हैं, वही आपका मूल्यांकन है। ऐसा ज्ञान करने के लिए, ऐसा मूल्यांकन करने के लिए छात्रों में, छात्र अध्यापकों में मूल्यांकन की योग्यता का विकास करें कि वो किस प्रकार से पाठ का निर्माण कर सकता है, किस प्रकार से प्रश्न पत्र का निर्माण कर सकता है, किस प्रकार से ब्लूप्रिंट का निर्माण कर सकता है, किस प्रकार से ब्लूप्रिंट के निर्माण करते हुए मूल्यांकन कर सकता है, और कौन सी विधि से वो मूल्यांकन करे, कौन सा तरीके से वो मूल्यांकन करे, ताकि उनमें ये छात्रों का जो योग्यता, उनका विकास हो सके। ऐसी चीजों के विशिष्ट उद्देश्यों में बातें बताई गई। शिक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, और शिक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का भी हमारा पूर्ण प्रयास ही रहता है विशिष्ट उद्देश्यों में कि वो सकारात्मक दृष्टिकोण, जो भी हमारा शिक्षण का कार्य है वो सकारात्मक दृष्टिकोण से, नकारात्मक नहीं होना चाहिए कि इससे क्या होगा, पढ़ लिख करके हम क्या करेंगे, कोई हमें ऊंचे पदों पर नौकरी थोड़ी मिलेगी। ये हमारा नकारात्मक दृष्टिकोण, हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। शिक्षण अगर अच्छा होगा तो हमें अच्छे गुण विकसित होंगे, हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। अगर शिक्षण ही हमारा प्रभावी नहीं होगा, उसके प्रति हमारा नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। इसलिए हमें सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए छात्र अध्यापक को विशिष्ट उद्देश्य में ये बताया जाता है कि वो पाठ की तैयारी अच्छी करके जाए, पाठ का विकास वो ठीक प्रकार से करे, छात्रों को वो ठीक प्रकार से पढ़ाए। शिक्षण अभ्यास के दौरान जो भी विद्यालय में जा रहा है वो अध्यापकों का सहयोग उसमें ले, सकारात्मक दृष्टिकोण वो उसमें अपनाए। विद्यालय का जैसा भी वातावरण हो उसमें समावित वो हो, उस सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए। कई बार आपने देखा होगा विद्यालय में कई संसाधन उपलब्ध नहीं होते, अध्यापक उपलब्ध नहीं होते, कई कक्षा उपलब्ध नहीं होती, तो हमें उनमें समायोजन करते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने शिक्षण करवाना चाहिए, अध्यापन कार्य करवाना। तो ये सारे जो शिक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है वो छात्र अध्यापकों में हमें विकसित करना है, ताकि छात्र अध्यापक ठीक प्रकार से वहाँ जा करके शिक्षण अभ्यास का कार्यक्रम करवा सके और छात्रों के भविष्य का निर्माण कर सके। ये सकारात्मक दृष्टिकोण जब तक अध्यापक में नहीं होगी, छात्र अध्यापक में नहीं होगी, वो विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सके। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच होनी चाहिए। सकारात्मक सोच होगी तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। पहले से हमने नकारात्मक सोच बना ली होगी तो हम पीछे ही हटते हुए चले जाएंगे। इसलिए हमें किसी भी बात पर हमें आगे बढ़ना है, अपनी प्रोग्रेस करनी है, या विषय वस्तु का निर्माण करना है, या पाठ का विकास करना है, छात्रों का अच्छा ज्ञान हमें देना है, तो सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अपनी खुद की उन्नति, अपनी व्यावसायिक वृद्धि करनी है तो सकारात्मक दृष्टिकोण। कठिनाई तो हर जगह आती है, लेकिन कठिनाई को समाधान करना भी हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। उस कठिनाइयों से हम परिस्थिति से जूझें और उनका समाधान हम करें। यही हमारा जो शिक्षण है सकारात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। अगला है कक्षा प्रबंधन की योग्यता का विकास।
कक्षा के प्रबंधन की योग्यता का अगर हम विकास करें तो कई प्रकार की बातें हमारे सामने आती है कि कक्षा का प्रबंधन हम किस प्रकार से करें, जो भी हमारी क्लास है उसका प्रबंधन व्यवस्था किस प्रकार से करें, उस प्रबंधन की योग्यता भी छात्र अध्यापक को होनी चाहिए। किस प्रकार अपनी जो व्यवस्थित सहायक सामग्री को बनाएं, किस प्रकार से हम शामपट्ट पर अपने लेखन का कार्य करें, शामपट्ट पूर्ति करें, किस प्रकार से हम छात्रों को व्यवस्थित करें, किस प्रकार छात्रों को अनुशासन में रखें, किस प्रकार से अपनी सहायक सामग्री को रखें, किस प्रकार से हम पाठ की तैयारी में अध्यापकों को सहयोग ले सकते हैं, इनमें भी हम अपना कक्षा के प्रबंधन में ये सारी चीज़ें आती है। जिसके बाद हम छात्रों का सहयोग किस प्रकार कक्षा में ले सकते हैं, उनसे भी हमें कई प्रकार की बातें आती है। कक्षा के प्रबंधन में हम उसमें किस प्रकार से प्रश्न छात्रों को हम कर रहे हैं, उसका प्रति उत्तर हम किस प्रकार से ले रहे हैं, ये भी कक्षा की योग्यता में। तो हम किस प्रकार से कक्षा का प्रबंधन करें, ये छात्र अध्यापक में आना चाहिए। उचित वातावरण उसका कैसे हो, विकसित हो, उसकी प्रबंधन का तरीका किस प्रकार से हो, ताकि हमें समस्या उसमें बिल्कुल भी नहीं आए, हम सुचारू रूप से अच्छा अध्यापन कार्य करवा सके। ऐसी व्यवस्थाओं को हम कक्षा के प्रबंधन के रूप में, अगर प्रबंधन का कार्य अगर आ गया तो आपका पाठ के प्रबंधन का कार्य भी ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, पाठ के प्लानिंग का कार्य भी ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। इसलिए हमें कक्षा के प्रबंधन की पूरी चीज़ों को देख लेनी चाहिए। अनुशासन ठीक प्रकार से है या नहीं, संसाधन उपलब्ध है या नहीं, रोशनी पर्याप्त रूप से मिल रही है या नहीं, ठीक प्रकार से छात्र बैठे या नहीं बैठे, हमारे चौक डस्टर पॉइंटर जो भी हमारे व्यवस्थित तरीके से रखे या नहीं रहे, और भी संसाधन जो है वो हमारे व्यवस्थित है या नहीं, इन सारी व्यवस्थाओं को मैं देख करके कक्षा का प्रबंधन कर लेना चाहिए, इनकी योग्यताओं का विकास कर लेना चाहिए। अगला है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। शिक्षण अधिगम दो प्रकार की बातें इसमें बताई गई है, शिक्षण कराना और अधिगम सीखना। इन सामग्रियों का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, दोनों में हम अध्यापक के द्वारा और विद्यार्थी के द्वारा किस प्रकार से इन सामग्री का हम निर्माण करें। अध्यापक को जब पाठ का विकास करना होता है, शिक्षण कराना होता है, अध्यापन कार्य कराना होता है, शिक्षण सीखना होता है, तो वो विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंगों में ये सीखे कि वो सहायक सामग्री निर्माण किस प्रकार से कर सकता है, और निर्माण करने के बाद उसका वो प्रयोग किस प्रकार से कर सकता है। ये बात छात्र अध्यापकों को विशिष्ट उद्देश्यों में समझाई जाती है कि शिक्षण अधिगम में सहायक सामग्री को प्रयोग वो किस प्रकार से कर सकता है, किस प्रकार सहायक सामग्री अगर वो शिक्षण में अध्यापन के दौरान बना करके लाया है, उसका प्रदर्शन वो किस प्रकार से करे, कहाँ पर लगाए, कौन से शिक्षण बिंदु में उसको बताएं, कहाँ वो प्रदर्शन करनी चाहिए, प्रदर्शन करने का तरीका क्या है, क्योंकि ये भी विधि के प्रदर्शन विधि के अंतर्गत आता है कि अध्यापक में ये चीज़ें होती है कि उसका प्रदर्शन ठीक प्रकार, सहायक सामग्री कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर प्रदर्शन करने का तरीका उनको नहीं है तो वो सहायक सामग्री बेकार मानी जाती है। उसका उपयोग करना ही नहीं जानेंगे, उसको बताना नहीं जानेंगे, तब तो उसका उपयोग हम नहीं ले सकते। इसलिए प्रयोग करना आना जरूरी है। अध्यापक को ये प्रयोग करेंगे तभी ये कार्य हमारा शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत है। और अधिगम छात्रों को सिखाने के लिए भी हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से छात्र अध्यापक में एक विभिन्न प्रकार का सहयोगात्मक भावना अपनानी चाहिए ताकि वो जुड़ सके। जब सहायक सामग्री हम प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे प्रश्न करना चाहिए, उसका उत्तर लेना चाहिए ताकि वो जुड़ सके। इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रयोग के अंतर्गत आती है, और प्रयोग करने के बाद उनको बोध कितना हुआ है, उसको क्या प्रदर्शन किया जाए उसके बारे में पूछना चाहिए। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय विकास। सामाजिक सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय विकास छात्र अध्यापकों में करना चाहिए। सामाजिक विकास भी करना चाहिए, सांस्कृतिक विकास भी करना चाहिए और राष्ट्रीय विकास भी करना चाहिए। सामाजिक विकास इसलिए करना चाहिए क्योंकि अध्यापक एक समाज से जुड़ा हुआ होता है। समाज का विश्वास सबसे ज़्यादा अध्यापक को होता है। विद्यार्थी भी समाज से ही जाता है और विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है। सामाजिक अंग के रूप में दोनों ही माने गए, अध्यापक भी माना गया, छात्र भी माना गया और विद्यालय भी माना गया, क्योंकि विद्यालय को समाज के निकट लाना और समाज को विद्यालय के निकट लाना भी सामाजिक गुणों में आता है। क्योंकि जब अध्यापक
विद्यालय की जो समस्या वो समाज के लोगों को बताएगा। समाज के भामाशाह कई प्रकार से विकास विद्यालय का कराने के लिए तत्पर रहते हैं ताकि उनके बच्चों को कोई कठिनाई नहीं आए। इन सारी चीज़ों से जोड़ने के लिए हमें सामाजिक विकास, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है। अगर समाज से दूर चला जाएगा या तो पशु हो जाएगा या भगवान हो जाएगा। ये बात अरस्तु ने बताई। इसलिए मनुष्य को सामाजिक गुण विकसित होना जरूरी हो जाता है। इसलिए छात्र अध्यापकों में समाज के ज्ञान भी देना अति आवश्यक। सांस्कृतिक संस्कृति का ज्ञान भी हमें छात्र अध्यापकों को देना है। इस संस्कृति भौतिक संस्कृति या भौतिक संस्कृतियों के बारे में बताना है। सांस्कृतिक ज्ञान में उनको देना है। धरोहरों के बारे में बताना है। हमारी जो हमारी संस्कृति की जो विरासत है उनके बारे में हमें बताना, ये भी हमारे छात्र अध्यापकों को ज्ञान देना है, क्योंकि ये भी सामाजिक अंग होते हैं। समाज को इनसे कई प्रकार का ज्ञान हमको मिलता है, विद्यार्थी को कई प्रकार का ज्ञान मिलता है। इसलिए सांस्कृतिक ज्ञान भी उनको होना अति आवश्यक हो जाता है। ये बातें भी उनको सामाजिक हो गई और सांस्कृतिक। राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के लिए भी हमें कई प्रकार का ज्ञान उनको देना होता है। राष्ट्रीय विकास का ज्ञान राष्ट्र के विकास में, समाज का हम विकास करेंगे तो राष्ट्र का विकास होगा, और राष्ट्र का विकास होगा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना जागृत होगी। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना जागृत हो गई तो प्रेम, संबंध, स्नेह, एक देश दूसरे देश से हम आयात निर्यात का कार्य हम ठीक प्रकार से कर सकेंगे। इसलिए छात्रों में राष्ट्रीय विकास का कार्यक्रम भी हमें प्रेषित करना चाहिए। ये भी विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत हमें सिखाना चाहिए। इसलिए राष्ट्र के प्रति हमारी सद्भावना क्या है, राष्ट्र के प्रति हमारे उत्तरदायित्व क्या है, देश के प्रति हमारे उत्तरदायित्व क्या है, देश के प्रति हमारी जो आगे बढ़ाने की या देश पर कोई आपत्ति आए तो अपना बलिदान देने की बात के लिए राष्ट्रीय विकास की भावना हमें जागृत करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए हमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय विकास की बातें विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत हम कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत हम कई बार हम सिखाते हैं कि हमें इन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए हमें कई बार शिक्षण के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान ये बातें बतानी चाहिए, ताकि हम इनको सिखा सके और इनको बता सके। आज मैंने जो आपको वीडियो लेकर के गहनतापूर्वक आपको समझाया है, आप इस वीडियो को देखेंगे, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपकी समझ में आएगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।